नमस्कार, स्वागत है आपका विज्ञान की क्लासों में। और आज का जो अपना फिजिक्स का चैप्टर रहेगा विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। विद्युत धारा या इलेक्ट्रिक करंट। विद्युत धारा क्या होती है, किस सिद्धांत इसमें क्या क्या लगते हैं, कूलाम इसका मात्रक क्या होता है, अपन टोटल इसका पूरा एनालिसिस करेंगे, ढंग से पढ़ेंगे इसको। विद्युत धारा कि अपन क्या क्या उपकरण कैसे काम करते हैं, किस क्रम में लगे होते हैं, प्रतिरोध क्या होता है, ओम का नियम क्या होता है, विद्युत सेल कैसे काम करते हैं। तो ये सारा का सारा इसमें अपन विद्युत धारा में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहली बात यह है, विद्युत धारा होती क्या है, इलेक्ट्रिक करंट होता ही क्या है, विद्युत धारा है क्या। तो सीधी सी बात है, कोई भी चालक होगा, उस चालक में क्या रहते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन रहते हैं। और ये मुक्त इलेक्ट्रॉन जब गति करेंगे तो विद्युत धारा उत्पन्न करेंगे। और ये मुक्त इलेक्ट्रॉन को अपन बोलते हैं आवेश। और आवेश जब गति करते हैं वो कहलाता है विद्युत धारा। तो विद्युत धारा क्या है, आवेशों के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेशों के प्रवाह की दर को क्या बोलते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। यदि अपन इसको फॉर्मूले में लिखें तो I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। क्यू क्या है, आवेश है, और टी का मतलब समय, दर का मतलब समय। तो एक सेकंड में यदि एक आवेश निकलता है तो क्या निकलेगी, वो एक विद्युत धारा, मतलब विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर। तो आवेश का मात्रक हो गया कूलाम, और समय का मात्रक कह लो सेकंड। तो ध्यान रखना, विद्युत धारा का मात्रक क्या है, कूलाम प्रति सेकंड या एम्पियर, ये दोनों ध्यान रखिएगा। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, कूलाम प्रति सेकंड या एम्पियर। कूलाम प्रति सेकंड कैसे है, आवेश का मात्रक कूलाम, समय का मात्रक सेकंड, इससे हो गया कूलाम प्रति सेकंड, और इसे क्या बोलते हैं, एम्पियर बोलते हैं। तो वापस देखो एक बार, आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा यानी I अपॉन टी, सॉरी I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, आवेश बटा समय, तो कूलाम प्रति सेकंड, और इसका मात्रक हो गया एम्पियर। ये मोटे तौर से अपन हुई विद्युत धारा। यानी सीधी सट बात अपन कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत क्या चलती है, विद्युत धारा चलती है। यानी अपन सीधे शब्दों में एक और बात कह सकते हैं कि धनात्मक टर्मिनल से ऋणात्मक टर्मिनल की ओर बहती है। अब आपको कहोगे सर थोड़ी बात पले नहीं पड़ी, तो देखो, माना कि ये कोई बैटरी है, ये एक बल्ब लगा दिया इस प्रकार से, और ये देखो, ये धनात्मक और ये ऋणात्मक। यदि इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से चल रहे हैं तो धारा, विद्युत धारा हमेशा इसकी उल्टी चलेगी। यानी विद्युत धारा धनावेश से ऋणावेश की ओर चलती है, जबकि आवेश हमेशा ऋणावेश से धनावेश की ओर चलते हैं। तो एक कंठस्थ करने वाली बात आपके सामने आई आवेशों की और विद्युत धारा की, कि विद्युत धारा कहां से कहां चलेगी और आवेश कहां से कहां चलेगी। तो आवेश तो कहां से चलेंगे, ऋणावेश से धनावेश की ओर, जबकि धारा कहां चलेगी, धनावेश से ऋणावेश की ओर चलती है। गांठ बांध लीजिएगा। अब अगली बात करते हैं, तो विद्युत धारा का मापन कैसे करते हो। विद्युत धारा का मापन, तो विद्युत धारा का मापन करते हैं अमीटर से। तो विद्युत धारा का मापन किस मीटर से करते हैं, अमीटर से। घरों के बाहर जो मीटर लगा होता है वो अमीटर है, ठीक है। धारा की दिशा कैसे ज्ञात करते हो, तो वो होता है गैल्वेनोमीटर से, ठीक है। ये दोनों चीजें ध्यान रखें, धारा की दिशा गैल्वेनोमीटर और धारा का मापन अमीटर। एक चीज होती विभवांतर। माना कि कोई दो चालक तार में दो बिंदु है, इनमें विद्युत क्षेत्र के विपरीत किया गया कार्य, यानी दोनों इन विभवों के मध्य का अंतर क्या है, विभवांतर। यानी बिंदु ए से बिंदु बी के मध्य का विभव का अंतर क्या है, विभवांतर है। क्योंकि धारा कैसे चलेगी, जैसे कोई पानी है,
पानी यदि एक जगह अधिक है तो कम की ओर चलेगा, यानी अधिक से कम की ओर विभव का अंतर होना जरूरी। एक तरफ विभव ज्यादा है तो दूसरी तरफ विभव कम होना चाहिए तो ही धारा चलेगी। विभव के अंतर के कारण ही धारा चल पाती है, उसे बोलते हैं विभवांतर। यानी बिंदु ए एवं बिंदु बी के मध्य के विभव का अंतर क्या कहलाता है? विभवांतर कहलाता है। तो विभवांतर, और ये विभवांतर मापा जाता है वोल्ट मीटर में। विभवांतर किसमें मापा जाता है? वोल्ट मीटर में मापा जाता है। और धारा क्यों चलती है? विभव के अंतर के कारण अथवा विभवांतर के कारण चलती है। आगे देखो, विद्युत धारा को अपन दो भागों में बांटते हैं। विद्युत धारा को कितने भागों में बांटते हैं? दो भागों में। ऐसी धारा जो समय के साथ दिशा बदले, प्रत्यावर्ती धारा, यानी इंग्लिश में बोलते हैं अल्टरनेटिव करंट। और ऐसी धारा जो समय के साथ अपनी दिशा परिवर्तित नहीं करे, वो कहलाती है डायरेक्ट करंट या दिष्ट धारा। तो धारा कितने प्रकार की होगी? दो प्रकार की। कौन सी? प्रत्यावर्ती और दूसरी दिष्ट धारा। अब प्रत्यावर्ती धारा तो परिभाषा क्या होगी कि समय के साथ अपनी दिशा बदले, यानी कभी धन कभी ऋण, कभी धन कभी ऋण, समय के साथ अपनी क्या बदलती है? दिशा बदलती है। जबकि दिष्ट धारा की बात करेंगे तो ये क्या करेगी? समय के साथ अपनी दिशा नहीं बदलती, समय के साथ दिशा क्या रहेगी? समान रहेगी। यदि एक डायग्रामेटिक अपन रूप से देखें तो धारा यदि इस प्रकार चल रही है तो कभी प्लस कभी माइनस, कभी प्लस कभी माइनस, यानी समय के साथ अपनी दिशा में। और प्रत्यावर्ती धारा में फर्क देखिएगा कि प्रत्यावर्ती धारा समय के साथ दिशा बदलती है, जबकि दिष्ट धारा समय के साथ दिशा नहीं बदलती। भारत में जो धारा चलती है वो प्रत्यावर्ती धारा है। तो प्रत्यावर्ती धारा चलने से क्या फायदा है कि इसमें अधिक दूरी तक भेजा जा सकता है बिना विद्युत, ज्यादा विद्युत, यानी इस विद्युत की हानि कम करता है। कौन? प्रत्यावर्ती धारा, इसलिए इसको लंबी दूरी तक भेजा जा सकता है। ठीक है। अब देखो मोटे तौर से एक प्रश्न बनता है, वो क्या बनता है वो देखो, कि जो भारत में सप्लाई होती है वो होती 220 वोल्टेज की और कितने हर्ट्ज की? 50 हर्ट्ज, यानी एक सेकंड में 50 चक्कर लगभग पूरे करती है वो। तो 220 वोल्टेज और 50 हर्ट्ज की क्या करती है वो? विद्युत धारा प्रवाहित होती भारत के अंदर। दो प्रश्न एग्जाम में बनते ही बनते हैं, एसी टू डीसी और डीसी टू एसी। यानी सीधी सी बात है, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में कौन बदलता है? तो ऐसी परीक्षा में प्रश्न आ जाए तो प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में कौन बदलता है और दिष्ट धारा को प्रत्यावर्ती धारा में कौन बदलता है? तो देखो, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने वाला यंत्र कहलाता है दिष्टकारी, यानी रेक्टिफायर। और जबकि दिष्ट धारा को प्रत्यावर्ती धारा में कौन बदलता है, यदि ऐसा प्रश्न आपके सामने हो तो उसे बोलते हैं इन्वर्टर या दोलित्र या ऑसिलेटर। तो ध्यान रखिएगा, क्या ध्यान रखना है कि प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने वाला यंत्र दिष्टकारी या रेक्टिफायर, जबकि दिष्ट धारा को प्रत्यावर्ती धारा में बदलता है इन्वर्टर या दोलित्र। अगली बात, ये तो मुख्य तौर से विद्युत धारा का सामान्य परिचय हुआ कि विद्युत धारा कैसे चलती है, कितने प्रकार की होती है, आवेशों के प्रवाह की दर को क्या बोलते हैं। ये विद्युत धारा का एक सामान्य सी जानकारी हुई। अब एक कभी कभी प्रश्न आ जाता है कि चालक में आवेश, और इस चालक में आवेश वाले टॉपिक से क्या क्लियर होगा, यदि किसी भी बिजली गिर रही है तो बिजली किस प्रकार से काम कर रही है, नुकसान कितना करेगी। तो देखो, यदि कोई खोखला गोला है, उस खोखले गोले में मैंने कोई आवेश डाल दिए तो उसकी सतह पर ही क्या रहेंगे भाई, माने धनावेश डाले हैं तो उसकी सतह पर ही क्या रहेंगे, धनावेश रहेंगे। तो खोखले गोले में हमेशा और हमेशा सतह पर क्या रहते हैं, आवेश रहते हैं। इसी कारण से यदि बिजली गिर रही हो और आप कार चला रहे हो तो आप कार से बाहर मत निकलिए, सबसे सुरक्षित स्थान क्या है, उस कार को बंद करो और साइड में खड़ी कर दो, आपके ऊपर बिजली नहीं गिरी। कारण क्या, क्योंकि कार एक खोखला ढांचा है। अब जैसे ही बिजली गिरेगी तो आवेश उसकी बाहरी सतह पर ही रहेंगे, अंदर कोई नुकसान नहीं करेंगे। इसलिए कहते हैं
कि कार चला रहे हो और बिजली गिर जाए तो कार के अंदर ही रहो। तो खोखले गोले में उसमें हमेशा सतह पर ही क्या रहते हैं, आवेश रहते हैं। इसलिए बिजली, यदि कार चला रहे हो बिजली गिर जाए तो अंदर ही रहना चाहिए, तो सुरक्षित स्थान वही है। आगे अपना जो पढ़ता है वो है ओम का नियम। ओम ने क्या कहा था, तो रूल ऑफ ओम। इस ओम ने कहा था कि यदि भौतिक अवस्थाएं समान हो, भौतिक अवस्थाओं में कौन कौन, जैसे ताप आ जाए, दाब आ जाए, ये सभी अवस्थाएं यदि समान हो तो क्या होगा कि विभवांतर धारा के समानुपाती होता है। यदि भौतिक अवस्थाएं समान हो तो चालक का विभवांतर उसकी धारा के समानुपाती होता है। तो ओम का नियम, यदि क्या समान हो, भौतिक अवस्थाएं। अब भौतिक अवस्थाएं का मतलब समझ गए होंगे, दाब ताप, यदि क्या हो, समान हो, नियत हो, तो क्या होगा, विभवांतर किसके समानुपाती होता है, धारा के समानुपाती होता है। V का मतलब विभवांतर और I का मतलब धारा, तो ये किसके होती है, विभवांतर के समानुपाती होती है। एक बात तो ये, जब इस समानुपाती का निशान को हटाया तो V इज इक्वल टू IR या RI एक ही बात है। अपन याद करने के लिए इसको R को पीछे लिखा था। ये R क्या है, प्रतिरोध। ये R क्या है, प्रतिरोध, I विद्युत धारा और V विभवांतर। ये जो प्रतिरोध है ये कहां से आया, तो सुनो, यदि कोई चालक है, उस चालक में क्या है, इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन जैसे ही गति करेंगे, गति करते वक्त उनमें अवरोध पैदा करता है जो चीज, वो कहलाता है प्रतिरोध। सड़क पर आप बाइक लेके जा रहे हो और स्पीड से जाते वक्त यदि जंप आ जाए तो आप बाइक को धीमे करते हो, तो वो अपने लिए क्या है, अवरोध है। उसी प्रकार जब इलेक्ट्रॉन या चालक में धारा प्रवाह का विरोध करे, वो प्रतिरोध है। तो ओम के बारे में आप तो दो चीजें ध्यान रखना, ओम बड़ा वीर आदमी था, ओम बड़ा वीर आदमी था, तो V इज इक्वल टू IR। अब R भी ज्ञात कर सकते हो इस प्रकार से, जैसे तो R हो गया तो क्या हो गया, V अपॉन I। तो प्रतिरोध बराबर क्या हो गया, तो प्रतिरोध का सूत्र आपके पास आ गया। इस प्रकार से आप बिल्कुल आसानी से ये सारी चीजें समझ सकते हो कि भाई ओम ने क्या कहा था, ओम बड़ा वीर आदमी था, यानी V इज इक्वल टू IR। ये प्रश्न सीधा आ जाए कि ओम का नियम क्या है। अब R क्या होता है और प्रतिरोध क्या होता है वो देखो आप। रेसिस्टेंस, बड़े ध्यानपूर्वक समझिएगा। रेसिस्टेंस की जो परिभाषा है वो क्या हो गई कि धारा के प्रवाह का जो विरोध करे प्रतिरोध कहलाएगा, ठीक बात, या इलेक्ट्रॉन के प्रवाह का जो विरोध करे प्रतिरोध कहलाएगा। इस प्रतिरोध का जो मात्रक होगा वो क्या होगा, ओम होगा। प्रतिरोध का मात्रक क्या होगा, ओम होगा। अब और बात करते हैं, इस प्रतिरोध की निर्भरता। अगला जो अपना टॉपिक है वो है प्रतिरोध की निर्भरता। प्रतिरोध किस किस चीज पर निर्भर करता है। और पहली चीज, प्रतिरोध माना कि कोई चालक है, उस चालक की लंबाई पर निर्भर हो सकता है, उसके अनुप्रस्थ काट पर निर्भर हो सकता है, यानी कितना चौड़ा है वो, तापमान पर निर्भर कर सकता है, पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर कर सकता है। तो प्रतिरोध 4 प्रकार की चीजों पर निर्भर कर सकता है। पहला, उस तार की लंबाई पर, दूसरा अनुप्रस्थ काट पर, एरिया पर, उसके तापमान पर, और चौथा है पदार्थ की प्रकृति पर, यानी किस पदार्थ का वो चालक बना है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम में सीधा प्रश्न आता है, निम्न में से प्रतिरोध किस पर निर्भर नहीं करता। तो ये तो इस पर तो निर्भर करता है चारों चीजों पर, लेकिन लंबाई पर कर सकता है, अनुप्रस्थ काट पर करेगा, तापमान पर करेगा, पदार्थ की प्रकृति पर, इन चारों चीजों पर प्रतिरोध निर्भर करता है। इनके अलावा जो ऑप्शन होगा वो देख लीजिएगा। अपन पहला लेते हैं लंबाई। अपन प्रतिरोध की निर्भरता पढ़ रहे हैं और निर्भरता में पहला है लंबाई।
लंबाई किसकी? चालक की लंबाई, चालक तार की लंबाई। तो प्रतिरोध लंबाई बढ़ने पर क्या होता है? बढ़ता है। ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा। माना कि कोई वायर है, तार है, वो तार जितना लंबा होगा प्रतिरोध उतना ही बढ़ेगा, विद्युत धारा उतनी ही कम आगे जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, प्रतिरोध लंबाई बढ़ने पर क्या होता है? बढ़ता है। तो लंबाई बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ेगा। पहली बात ये गांठ बांध लीजिएगा। तो R समानुपाती L, पहली बात। दूसरी मैंने निर्भरता आपको बताई, चौड़ाई या अनुप्रस्थ काट, एरिया, यानी तार जितना मोटा होगा, तार जितना मोटा होगा उतना ही प्रतिरोध कम होगा। तो ये R समानुपाती 1/A, और A का मतलब क्या हो गया? एरिया। तो पहली समीकरण होगी R समानुपाती L, दूसरी होगी R समानुपाती 1/एरिया, यानी जितना क्षेत्रफल होगा, चौड़ाई ज्यादा होगी, वो उतना ही प्रतिरोध कम होगा। अब इस एक और समीकरण 2 को मैं साथ में लिख लेता हूं। तो अब मेरे पास आ गया R L/A। इस जैसे ही समानुपाती के निशान को हटाऊंगा तो R बराबर रो L/A, क्योंकि जैसे ही किसी समानुपाती के निशान को हटाया जाता है तो कांस्टेंट लगता है, नियतांक लगता है। उसी प्रकार से एक नियतांक आया रो। ये रो क्या है? यह एक नियतांक है, उसे बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। क्या बोलते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध। यदि विशिष्ट प्रतिरोध को देखें तो क्या हो जाएगा? रो को बाहर ले लो तो RA/L, और इस विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या हो जाएगा? ये हो गया, प्रतिरोध का हो गया ओम, एरिया का हो गया मीटर स्क्वायर, लंबाई का हो गया मीटर, तो ओम मीटर। तो इस विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक भी क्या हो गया? ओम मीटर। तो वापस देखो एक बार, पहले में क्या था कि लंबाई इस प्रतिरोध के समानुपाती, लंबाई बढ़ेगी प्रतिरोध भी बढ़ेगा। तो R समानुपाती L, चौड़ाई के व्युत्क्रमानुपाती, तो ये R समानुपाती L/A। समानुपाती के निशान को हटाओगे, रो लगेगा। रो का मतलब विशिष्ट प्रतिरोध एक नियतांक है। विशिष्ट प्रतिरोध क्या हो गया? तो RA/L, और इसका जो मात्रक हो गया ओम मीटर हो गया। तो ये बातें आप ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं अपन चालक। अगला जो निर्भरता है वो है तापमान पर। चालक होगा या किस प्रकार का होगा? तापमान पर, टेम्परेचर पर। पहला, यदि कोई चीज चालक है, या फिर अपन कह सकते हैं अर्धचालक, और यदि कह सकते हैं कुचालक, इन तीनों चीजों को देखते हैं अपन। तो यदि कोई चालक है, उस चालक का तापमान बढ़ाओगे तो प्रतिरोध क्या होगा? तापमान बढ़ाओगे, प्रतिरोध तापमान बढ़ाने पर बढ़ेगा। क्योंकि देखो, चालक है, चालक का मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन बहुत अधिक है इसमें, मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है। तो जैसे ही इसका तापमान बढ़ाओगे, इलेक्ट्रॉन इधर उधर भागेंगे, और जैसे ही इधर उधर भागेंगे तो इलेक्ट्रॉन के मध्य का जो अवरोध होगा वो बढ़ जाएगा। इसलिए तापमान बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान भी बढ़ता है। किसका? चालक का। आते हैं अर्धचालक। अर्धचालक का जैसे ही तापमान बढ़ाओगे तो प्रतिरोध तापमान बढ़ाने पर कम होगा। ये कई बार पूछा हुआ है कि अर्धचालक का, यानी जो इसमें इलेक्ट्रॉन थोड़ी मात्रा में कम है, उसका तापमान बढ़ा दोगे तो उसका जो प्रतिरोध है वो कम हो जाएगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। अर्धचालक कौन कौन से? जैसे सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया। तो ये प्रश्न कई बार बचता है। और सिलिकॉन जर्मेनियम का उपयोग कहाँ होता है? ये होता है कंप्यूटर की चिप बनाने में, कंप्यूटर की चिप बनाने में। तो ये भी ध्यान रखिएगा, सिलिकॉन और जर्मेनियम का उपयोग कंप्यूटर की चिप बनाने में किया जाता है। कुचालक का तापमान कितना भी बढ़ा दो, उसके जो प्रतिरोध है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो प्रतिरोध बहुत ही ज्यादा होता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते, तो तापमान भले ही बढ़ाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कुचालक पर तापमान का कोई फर्क नहीं पड़ता। दो चीजें ध्यान रखना, चालक का प्रतिरोध ताप बढ़ाने के साथ बढ़ेगा,
जबकि अर्धचालक का प्रतिरोध तापमान बढ़ाने के साथ कम होगा। अर्धचालक कौन से, जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम, इनका उपयोग कंप्यूटर की चिप बनाने में किया जाता है, सोलर सेलों में किया जाता है, डायोड बनाने में किया जाता है। सोलर सेल मतलब सोलर की प्लेटें होती है वो, और डायोड बनाने में किया जाता है। ये बातें आप ध्यान रखिएगा। अब अपन पदार्थ पर देखते हैं, चौथा कि पदार्थ की प्रकृति पर। तो पदार्थ की प्रकृति पर ध्यान रखिएगा, प्रतिरोध हमेशा निर्भर करेगा, क्योंकि कई तो क्या होते हैं, अच्छे चालक होते हैं, और कई क्या होते हैं, कुचालक भी होते हैं या अचालक होते हैं, नॉन कंडक्टर होते हैं। तो जैसे चांदी एकदम क्या होता है, सुचालक होता है। यदि आपसे पूछ लेना चांदी या अर्जेंटम, सबसे चालक धातु कौन सी है, चांदी या अर्जेंटम, ये प्रश्न आता है सीधा कि सबसे चालक धातु कौन सा, तो चांदी या अर्जेंटम। उसके बाद में अपन और देखें तो कॉपर, उसके बाद एल्यूमिनियम। तो ये क्या होते हैं, चालक धातुएं होती है, और बहुत ही अधिक, कॉपर यानी तांबा, एल्यूमिनियम। सर्वाधिक चालक चांदी, चांदी के बाद कॉपर, कॉपर के बाद एल्यूमिनियम। तो पदार्थ की प्रकृति पर भी प्रतिरोध निर्भर करता है, क्योंकि कई पदार्थ तो बहुत अधिक चालक होते हैं और कई पदार्थ कम चालक होते हैं। अब अगला अपना आता है चालकत्व। चालकत्व का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन कितनी जल्दी उसमें प्रवाहित होता है, वो कहलाता है चालकत्व। तो चालकत्व जिसमें जो प्रतिरोध का उल्टा होती है, जितना प्रतिरोध कम होगा उतनी ही चालकत्व क्या होगा, ज्यादा होगा। तो अपन कह सकते हैं चालकत्व यानी कंडक्टिविटी 1/R, यानी सीधी सी बात है, प्रतिरोध कम तो चालकत्व ज्यादा, कंडक्टिविटी ज्यादा। इसका जो मात्रक है चालकत्व का वो है महो या ओम इनवर्स। ये ध्यान रखें, क्योंकि प्रतिरोध का मात्रक ओम हो गया और इस एक को हटाने पर इनवर्स हो गया। तो ध्यान रखिएगा, चालकत्व का जो मात्रक होता है महो या ओम इनवर्स होता है, और इसका ऐसा ही मात्रक कहें अपन, वो होता है सीमेंज। तो चालकत्व का मात्रक क्या होता है, सीमेंज होता है। वापस देखो, चालकत्व का मतलब होता है जितना प्रतिरोध कम होगा उस पदार्थ का, चालकत्व उतना ही ज्यादा होगा। तो C = 1/R, प्रतिरोध कम चालकत्व ज्यादा, मात्रक क्या हो गया, महो या ओम इनवर्स, और ऐसा ही मात्रक क्या हो गया, सीमेंज हो गया। अगला देखो आप, अगला है प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का दो तरह से अपन संयोजन कर सकते हैं, एक तो लीनियर फॉर्म में यानी श्रेणी क्रम में, लीनियर फॉर्म में कर सकते हैं, और दूसरा पैरेलल फॉर्म में या समांतर क्रम में। ठीक है, तो प्रतिरोधों का संयोजन दो तरह से, समांतर क्रम में और दूसरा श्रेणी क्रम में। अब देखिए इसको अलग अलग करके देखते हैं। जब भी श्रेणी क्रम में संयोजन होगा तो उसमें धारा क्या रहेगी, धारा रहेगी समान यानी I बराबर रहेगी। दूसरा विभवांतर हमेशा अलग अलग होगा, विभवांतर अलग अलग। ये सीधा एग्जाम में प्रश्न आता है कि श्रेणी क्रम संयोजन में धारा क्या रहती है, धारा एक समान रहेगी, क्योंकि धारा का प्रवाह तो एक समान ही होगा, लेकिन विभवांतर अलग अलग होंगे। जबकि समांतर क्रम में ध्यान रखिएगा, धारा अलग रहेगी और विभवांतर क्या रहेगा, एक रहेगा। धारा अलग अलग और विभवांतर एक समान, ये होता है समांतर क्रम में। तो दो क्रम में होगा संयोजन, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में। अब आपसे पूछेंगे श्रेणी क्रम में प्रतिरोध कैसे ज्ञात करते हैं। तो प्रतिरोध ओम के नियम के अनुसार क्या होगा, I = VR या V = IR, V = IR। तो प्रतिरोध श्रेणी क्रम की बात होगी तो प्रतिरोध ज्ञात करेंगे कैसे, R = R1 + R2 + R3, इस प्रकार से जो आप जोड़ते रहिएगा, जितने प्रतिरोध होंगे वैसे जोड़ दीजिएगा।
समांतर क्रम में प्रतिरोध कैसे ज्ञात करेंगे? तो 1/r इज इक्वल टू R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 इस प्रकार से ज्ञात कर लीजिएगा। तो ये कुल प्रतिरोध निकल जाएगा और यहां पर भी कुल प्रतिरोध निकल जाएगा। एक एग्जाम्पल के तौर पर देखो आप, माना कि कोई चालक तार है, उसका पहले तो आपको करना है श्रेणी क्रम संयोजन, और उनमें प्रतिरोध जोड़े हैं 3 ओम, 6 ओम और 9 ओम। तो कुल प्रतिरोध कितना होगा? दूसरा, उसका संयोजन किया आपने समांतर क्रम, वही सेम के सेम 3 ओम, 6 ओम और 9 ओम है। तो कुल प्रतिरोध ज्ञात करो। और तीसरा, जब दोनों शामिल हो जाएंगे तो कुल कितना प्रतिरोध होगा? तो देखो, पहला कुछ नहीं करना है, पहला है श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में तो आपको जोड़ना ही तो है, क्योंकि R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 कितना है? 3 प्लस 6 प्लस 9, तो कितना हो गया? 18। 6 और 3 9, 9 9 18। तो श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोध निकल गया 18। अब समांतर क्रम में क्या होगा? 1/R इज इक्वल टू 1/3, 1/6 और 1/9। अब आपको इनका ले लेना लसब, निकाल लो ऐसे करके। तो ये हो गया 18, 6 तिया 18, 3 और 2, 11/18। 11/18 क्या है? 1/R इज इक्वल टू 11/18। तो क्या हो गया? R बराबर 18/11 ओम। तो ये समांतर क्रम में हो गया। तो इस प्रकार से प्रतिरोध ज्ञात करते हैं। अब दोनों को शामिल कर दिया, शामिल करने पर इसको और इसको क्या कर लो? जोड़ लो। तो वो फिर इस प्रकार से प्रतिरोध का निकाला जाता है। अब देखिए इनके एग्जाम्पल यानी उदाहरण कहाँ कहाँ काम आते हैं, ये श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। तो जब प्रतिरोधों के संयोजन में श्रेणी क्रम का उपयोग होता है तो विद्युत स्विच, जो घरों में अपने स्विच लगे होते हैं खटके, तो वो किस संयोजन में होते हैं? श्रेणी क्रम में होते हैं। चाइनीज जो लाइट होती है, लड़ियां, चाइनीज सजावटी लड़ियां है ना, दीपावली वगैरह पे घर के आगे लगाते हैं। और यदि अपन बात करें स्ट्रीट लाइट यानी रोड लाइट, जो पहले के समय में एक यदि लाइट फ्यूज हो जाती थी तो सारी लाइटें उस रोड की बंद हो जाती थी, लेकिन वर्तमान में समांतर क्रम में करने लग गए। वैसे एक वैसे अच्छा, अभी और भी बात करेंगे। समांतर क्रम की बात करते हैं घरों में परिपथ। घरों में परिपथ का संयोजन किस क्रम में होता है? यानी घर में अपन को जिस चीज को बंद करना होता है उसी का स्विच दबाते हैं। इसका मतलब सारे जो परिपथ बना हुआ है वो कैसा है? समांतर क्रम में। देखो डायग्रामेटिक देख लो एक बार, ये इस प्रकार से होता है समांतर क्रम का। जबकि ये प्रतिरोध नंबर 1, प्रतिरोध नंबर 2, प्रतिरोध नंबर 3 और ये धारा चल रही I। उसी प्रकार से श्रेणी क्रम में कैसा होगा? ये प्रतिरोध 1, प्रतिरोध 2, प्रतिरोध 3, R1, R2, R3। यानी एक में भी यदि गड़बड़ हो गया तो आगे धारा जानी बंद हो जाएगी, लेकिन इसमें एक में गड़बड़ होने पर अन्य में धारा जाती है। तो घरों में परिपथों का संयोजन किस रूप में होता है? समांतर क्रम में होता है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज ये ध्यान रखिएगा, यदि आपसे पूछ ले कि घरों के बाहर लगा हुआ मीटर किस क्रम में होता है? अमीटर। अमीटर किस क्रम में होता है? श्रेणी क्रम में। यदि आपसे पूछ ले फ्यूज तार, तो फ्यूज तार भी किस रूप में लगता है? श्रेणी क्रम में लगता है। समांतर क्रम में ध्यान रखिएगा, वोल्ट मीटर, वोल्टता मापने वाला मीटर, वोल्ट मीटर किस क्रम में लगा होता है? समांतर क्रम में लगा होता है। तो वोल्ट मीटर समांतर क्रम में, जबकि अमीटर और फ्यूज तार श्रेणी क्रम संयोजन में लगे होते हैं। तो एक बार इसको वापस देखो, धारा इसमें समान, धारा अलग अलग, विभवांतर अलग अलग, विभवांतर एक समान। प्रतिरोध R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, उसमें 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस R2 प्लस R3। उदाहरण विद्युत स्विचों में, चाइनीज सजावटी लड़ियों में, रोड लाइट में अमीटर और फ्यूज तार श्रेणी क्रम में होते हैं। घरों में परिपथ समांतर क्रम में और वोल्ट मीटर समांतर क्रम में लगे होते हैं। अब है विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति का मतलब पावर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट
तो पावर किसे कहते हैं? कार्य करने की दर ही क्या है? शक्ति है। यानी कोई कार्य कितना करता है वही उसकी क्या है? शक्ति है। तो शक्ति यानी पावर बराबर वी आई, P इज इक्वल टू वी आई। ये क्या होता है? विद्युत शक्ति का सूत्र होता है और इसका शक्ति को वाट में मापते हैं। ये मात्रक है इसका शक्ति का, क्या है? वाट। तेरी वाट लगा दूंगा तो शक्ति का मात्रक क्या है? वाट है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब यदि कार्य के शक्ति को अपन सामान्य तौर से देखें तो शक्ति क्या होती है? कार्य करने की दर W/T, यानी कार्य करने की दर ही क्या होती है? शक्ति होती है। तो कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। दर का मतलब सेकंड, तो इसका मात्रक ये भी होता है शक्ति का, जूल प्रति सेकंड या वाट, या P इज इक्वल टू वी आई। ये शक्ति का सूत्र हो गया। विद्युत शक्ति P इज इक्वल टू वी आई, इसका मात्रक वाट, शक्ति, कार्य करने की दर यानी जूल प्रति सेकंड भी इसका मात्रक होता है। एक अपन सुनते हैं अश्व शक्ति, और एक अश्व शक्ति में 746 वाट होते हैं। एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं? 746 वाट होते हैं। तो ये थोड़ी बात ध्यान रखिएगा विद्युत शक्ति के बारे में। अब अपन पढ़ते हैं विद्युत के प्रभाव, यानी विद्युत कौन कौन से प्रभाव दर्शाती है? इम्पैक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और सबसे पहला जो प्रभाव है वो होता है ऊष्मीय प्रभाव, क्योंकि विद्युत ऊष्मीय प्रभाव भी दर्शाती है। दूसरा है रासायनिक प्रभाव, यानी आपने देखा होगा विद्युत सेल रासायनिक प्रभाव के माध्यम से चलता है। तीसरा विद्युत चुंबकीय प्रभाव, विद्युत के माध्यम से चुंबक बनाई जा सकती है, तो वो हो गया विद्युत चुंबकीय प्रभाव। चौथा अपन देखें विद्युत का यांत्रिक प्रभाव, यांत्रिक प्रभाव कह दो या अन्योन्य प्रेरण कह दो, एक ही बात तो नहीं है, अलग अलग है, लेकिन उसको अपन इसमें शामिल कर लेंगे विद्युत चुंबकीय प्रभाव में। तो पहला प्रभाव है ऊष्मीय प्रभाव। तो ऊष्मीय प्रभाव में अपन देखेंगे फ्यूज तार, विद्युत हीटर, विद्युत इस्त्री या प्रेस, और बात करते हैं CFL, LED। तो ये मुख्य तौर से ऊष्मीय प्रभाव पर निर्भर होते हैं। रासायनिक प्रभाव में देखेंगे विद्युत सेल, विद्युत चुंबकीय प्रभाव में जैसे अपन पढ़ेंगे जनित्र, विद्युत मोटर, और अपन देख सकते हैं विद्युत क्रेन, इलेक्ट्रिक बेल यानी विद्युत घंटी। ये विद्युत के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है। अन्योन्य प्रेरण, तो अन्योन्य प्रेरण पर कार्य करता, प्रेरण लिख सकते हो या प्रभाव एक ही बात है, प्रेरण, इस पर कार्य करता ट्रांसफार्मर। विद्युत के अन्योन्य प्रेरण पर कौन सी युक्ति काम करती है? ट्रांसफार्मर काम करता है। ये बहुत बार पूछा हुआ है, तो एक एक करके अपन चर्चा करते हैं इस पे। पहला है फ्यूज तार। फ्यूज तार किसका बना होता है? फ्यूज तार बनता है सीसा और टिन से, पीबी और टिन से, स्टर्नम से। तो फ्यूज तार, यदि आदर्श फ्यूज तार की बात करेंगे तो सीसा और टिन से बनता है। हालांकि फ्यूज तार तो अपन किसी से भी बना देते हैं, जैसे ही कोई लाइट हुई, शॉर्टकट हुआ, तो जैसे ही फ्यूज तार जला अपन क्या करेंगे, तार लिए तांबे वाले और जोड़ दिया, फ्यूज बन गया वापस। पर यह आदत गलत है, क्योंकि यदि वैसा आपने जोड़ा तो तार टूटेगा नहीं। जैसे ही शॉर्ट सर्किट हुआ तो शॉर्ट सर्किट होते ही वो तार टूटेगा नहीं, तो पूरे घर के पहले इलेक्ट्रिक सर्किट जलाएगा, फिर वो फ्यूज तार गलेगा, फिर विद्युत धारा कटेगी। लेकिन जब आदर्श फ्यूज तार होता है, वो शॉर्ट सर्किट होते ही क्या होगा, ये पिघल जाएगा, सीसा और टिन वाला तार पिघल जाएगा, और पिघलते ही क्या होगा, जो भी आगे की विद्युत सप्लाई बंद हो जाएगी, जो उपकरण है वो सुरक्षित रहेंगे। तो इसका काम क्या होता है, कार्य लघुपतन या शॉर्ट सर्किट में परिपथ की रक्षा करता है।
लघु पतन में किसकी सुरक्षा करता है? उपकरणों या परिपथ की सुरक्षा करता है, आगे विद्युत धारा भेजने में बाधा उत्पन्न कर देगा। तो टूट जाएगा तार तो आगे विद्युत धारा नहीं जाएगी। ये किस क्रम में लगता है? श्रेणी क्रम में लगता है। और सुनो, इसको प्रतिरोध क्या होता है? अल्प होता है। प्रतिरोध होता है कम, इसका गलनांक भी क्या होता है? कम होता है। तो प्रतिरोध कम और गलनांक कम होने के कारण ही जैसे ही शॉर्ट सर्किट हुआ तो जो सर्किट होगा उसमें थोड़ा तापमान बढ़ेगा, उसमें मान बढ़ेगा, उसमें मान बढ़ते ही फ्यूज तार पिघल जाएगा, तो शॉर्ट सर्किट से बच सकते हैं। और इसी की जगह वर्तमान में एमसीबी का उपयोग होता है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर का। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर का जैसे ही लोड बढ़ेगा तो लोड बढ़ने पर ये जो एमसीबी होता है उसका स्विच अपने आप बंद हो जाता है, तो वो कहलाता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। तो ये मुख्य बातें होगी किसकी? फ्यूज तार की। दूसरा अपन बात करते हैं फ्यूज तार के बाद में हीटर की। हीटर की बात कर लेते हैं। तो हीटर में देखिएगा आप, हीटर जो उष्मा को ग्रहण करता है, सॉरी विद्युत धारा को ग्रहण करने के बाद उष्मीय प्रभाव उत्पन्न करता है। तो हीटर क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को उष्मीय ऊर्जा में बदलता है। विद्युत ऊर्जा को उष्मीय ऊर्जा में बदलता है, एक बात ये। दूसरा, इसमें जो हीटर का तार होता है वो नाइक्रोम का बना होता है। किसका बनता है? नाइक्रोम का। और नाइक्रोम एक मिश्र धातु होता है जिसमें निकल और क्रोमियम मुख्य तौर पर होते हैं। कौन कौन? निकल, कॉपर भी होता है, कॉपर, निकल और क्रोमियम। ठीक है, तो ये मुख्य तौर से उसमें संगठन होता है किसका? निकल और क्रोमियम का, विद्युत हीटर के अंदर। अगला अपन बात करते हैं इस्त्री। इस्त्री में भी इस प्रकार का प्रोसेस होता है ना। अगला है CFL का फुल फॉर्म क्या होता है? तो कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप। कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप। इसमें क्या होता है? फिलामेंट होता है, वो फिलामेंट जलता है। फिलामेंट जलेगा तो क्या होगा? जिसमें पारा वगैरह जो गैसें भरी होती है, वो आयनित गैसें होती है, वो चमक उत्पन्न करती है, इसलिए वो जला हुआ महसूस होता है। एलईडी। एलईडी का फुल फॉर्म होता है लाइट एमिटिंग डायोड। इसमें डायोडों का उपयोग होता है। और अगला आता है बल्ब। बल्ब की तुलना में वो दोनों अच्छे होते हैं क्योंकि विद्युत की क्षति कम करते हैं। बल्ब की खोज किसने की थी? तो टॉमस अल्वा एडिसन ने की थी। बल्ब में जो फिलामेंट होता है वो होता है टंगस्टन का। किसका होता है? वुल्फम का होता है, डब्ल्यू का होता है, डब्ल्यू नहीं वुल्फम। ये एक भारी धातु होता है। तो बल्ब में जो फिलामेंट्स होता है, ये फिलामेंट किसका होता है? टंगस्टन या वुल्फम का होता है। इसका प्रतिरोध उच्च होता है। प्रतिरोध क्या होता है? उच्च होता है। तो प्रतिरोध उच्च होने पर जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित करोगे तो उसमें प्रभाव दर्शाएगा, जिससे अपन को प्रकाशीय ऊर्जा प्राप्त होती है। तो एडिसन ने खोज की फिलामेंट टंगस्टन या वुल्फम का होता है, भारी धातु होता है, तो इसका प्रतिरोध भी कैसा होता है? उच्च होता है। ये बातें हुई बल्ब की। अगला जो अपना आता है विद्युत सेल। इलेक्ट्रिक सेल या विद्युत सेल यानी विद्युत का रासायनिक प्रभाव दूसरा है। तो विद्युत सेल मुख्य तौर से कहेंगे किसको? कि ऐसी युक्ति जिनके माध्यम से ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में प्राप्त किया जाता है। यानी उदाहरण के तौर पर रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में और विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में प्राप्त किया जाता है, वो विद्युत सेल है। और विद्युत सेल दो प्रकार के मुख्य तौर से अपन देखते हैं। एक तो होता है प्राथमिक सेल, प्राइमरी सेल, और दूसरा होता है द्वितीयक सेल।
ये जो सिलेबस चल रहा है प्रीलिम्स और एसआई आरपीएससी के जो एग्जाम्स हैं ऑप्शनल लेवल के, उसमें ये पूछे जाते हैं। तो प्राथमिक सेल क्या होते हैं? प्राथमिक सेल का काम होता है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना, यानी जो रसायन भरा होता है उससे क्या उत्पन्न होती है? विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। लेकिन द्वितीयक सेल का काम होता है क्या? कि वो रासायनिक ऊर्जा को किस में बदलते हैं? विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं, और विद्युत ऊर्जा को किस में बदलते हैं? रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। दोनों काम करता है द्वितीयक सेल, रसायन को विद्युत में, विद्युत को वापस रसायन में। जबकि प्राथमिक सेल का एक ही काम है, वो क्या है? रसायन को विद्युत में बदलना। ठीक है, इन्हें चार्ज नहीं किया जा सकता, यानी पुनः इन्हें आवेशित नहीं कर सकते, जबकि द्वितीयक सेल को आवेशित किया जा सकता है, यानी बार बार इसका उपयोग ले सकते हैं। आवेशित किया जा सकता है यानी चार्ज किया जा सकता है। अगला प्राथमिक सेल की खास बात क्या है? कि इन्हें बार बार उपयोग ले सकते हैं, बार बार उपयोग नहीं ले सकते हैं, जबकि इन्हें बार बार उपयोग लिया जा सकता है। इसमें जो अभिक्रिया होती है वो अनुत्क्रमणीय होती है, यानी एक बार अभिक्रिया हो गई तो दूसरी बार कर्मणीय, यानी इरिवर्सिबल। यानी एक बार अभिक्रिया हो गई तो वापस वो अभिक्रिया नहीं होती, इसका मतलब सीधी सी बात है वो अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है। उसी प्रकार द्वितीयक सेल में जो अभिक्रिया होती है वो उत्क्रमणीय होती है, यानी रिवर्सिबल होती है। यानी एक बार जो प्रोडक्ट बन गया उससे वापस प्राथमिक प्रोडक्ट बनाया जा सकता है, यानी जिससे जो बना है उसको वापस बनाया जा सकता है, इसलिए इसका बार बार उपयोग लिया जा सकता है। तो प्राथमिक सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, जबकि ये रसायन को विद्युत में और विद्युत को रसायन में परिवर्तन करते हैं। चार्ज नहीं कर सकते, चार्ज कर सकते हैं। बार बार उपयोग नहीं कर सकते, बार बार उपयोग कर सकते हो। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया दर्शाते हैं, उत्क्रमणीय अभिक्रिया दर्शाते हैं कौन से? सेकेंडरी सेल्स या द्वितीयक सेल। अब इनके एग्जांपल्स देखिएगा आप। उदाहरण तो लेक्सांसी सेल, जो अपन प्रयोगशाला में लेते थे उपयोग, लेक्सांसी सेल, डैनियल सेल, शुष्क सेल, जबकि बटन सेल जो अपन घड़ियों में डालते हैं, बटन सेल। द्वितीयक सेल के उदाहरण क्या है? कि जो द्वितीयक सेल होते हैं, सीसा संचायक सेल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है सीसा संचायक सेल, निकल कैडमियम सेल, जो अपन कैमरे वगैरह में उपयोग लेते हैं उनको चार्ज कर सकते हैं। तो निकल कैडमियम सेल, सीसा संचायक सेल, ये द्वितीयक सेल के उदाहरण हो गए। तो एक बार वापस देखो, लेक्सांसी सेल, डैनियल सेल, शुष्क सेल, बटन सेल प्राथमिक सेल के, द्वितीयक सेल जिन्हें सीसा संचायक सेल या निकल कैडमियम सेल, ये इसके एग्जाम्पल हो गए। अब शुष्क सेल के बारे में थोड़ा सा देख लो। हालांकि इतना डिटेल में एग्जाम में नहीं आएगा क्योंकि अपने डायरेक्ट रूप से इसको सिलेबस में नहीं दिया गया है, फिर भी देख लो एक बार। ये होती है जिंक या जस्ता। बाहर जो खोल आपने देखा होगा, ये जो बेलनाकार अपन सेल देखते हैं, पहले रेडियो वगैरह में डालते थे, अपने घड़ियों में डालते हैं, उन्हें बोलते हैं शुष्क सेल। और ये शुष्क सेल में उसकी बाहर जो खोल होती है वो जिंक या जस्ते की होती है। अंदर एक काली सी छड़ होती है, वो बोलती है कार्बन की छड़। वो छड़ किसकी होती है? कार्बन की छड़। इसके ऊपर एक टोपी होती है, ये टोपी किसकी होती है? पीतल की टोपी, पीतल की टोपी होती है। इसमें जो भरा होता है, रसायन भरा होता है, इसमें एक अमोनियम क्लोराइड होता है, NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीज ऑक्साइड, MnO2, इस प्रकार के जो रसायन भरे होते हैं। अपने मुद्दे की बात ये ध्यान दो कि इसमें धनावेश कौन होता है, ऋणावेश कौन होता है। धनावेश कौन होता है और ऋणावेश कौन होता है। धनावेश की बात करते हैं और ऋणावेश की बात करते हैं। धनावेश में यहां पर काम करती पीतल की टोपी,
या कार्बन की छड़, जबकि ऋणावेश जस्ते की परत या जिंक की परत काम करती है। तो ऋणावेश इस प्रकार का होगा, ये जो खोल काम कर रही है ऋणावेश, और ये कैसा काम करता है, धनावेश, है ना, ये बात ध्यान रखना। और इन सेलों को कैसे जोड़ते हैं तो वो भी देख लो एक बार। ये एक सेल हो गया, इससे दूसरा सेल इस प्रकार से जुड़ा होगा, यानी सीधी सी बात है, ये ऋणावेश है, ये धनावेश है, तो ऋण से जुड़ता है धन और धन से जुड़ता है ऋण। तो ये ध्यान रखिएगा, सेल इस प्रकार से जुड़ते हैं, यानी धनावेश से जुड़ेगा वापस ऋणावेश, मतलब ये ऋणावेश जो है उससे वापस धनावेश जुड़ा, दूसरे सेल का धन आवेश पहले सेल का ऋणावेश से जुड़ता है। ठीक है, तो ये हुआ मुख्य तौर से शुष्क सेल। अगला है सीसा संचायक सेल। देखो मोटे तौर से इसलिए बता रहा हूं क्योंकि थोड़ा सा ध्यान दे दो आप। इसमें एक प्लास्टिक का खोल होता है, उसमें इस प्रकार की छड़ें भरी होती है और ये छड़ें इस प्रकार से जुड़ी हुई होती है। ये छड़ें होती लेड की, यानी पीबी की, पीबी की छड़ें होती, लेड की छड़ें होती, और इसमें जो मटेरियल भरा होता है वो होता है H2SO4 या सल्फ्यूरिक अम्ल। और ये एग्जाम बनता है कि कौन सा अम्ल द्वितीयक सेल में या सीसा संचायक सेल में भरा होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल। गाड़ियों की जो बैटरियां होती, ट्रैक्टर वगैरह की बैटरियां होती, उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल का घोल भरा होता है, उसमें छड़ें होती, वो लेड की भरी होती है। तो लेड होता है और उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल घोल भरा हुआ होता है। इसमें धनावेश और ऋणावेश की यदि अपन बात करें, एनोड और ऋणावेश कैथोड, तो इसमें धनावेश की भांति काम करता है कौन, लेड या सीसा, जबकि ऋणावेश की भांति काम करता है लेड परऑक्साइड, लेड परऑक्साइड। तो ये दो बातें ध्यान रखिएगा। इसका उपयोग कहाँ होता है, गाड़ियों की बैटरियों में, ट्रैक्टर की बैटरियों में, है ना, तो ये बातें ध्यान रखिएगा। धनावेश और ऋणावेश, धनावेश लेड काम करता है यानी छड़ें काम करती है, और ऋणावेश की भांति लेड ऑक्साइड बनता है सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया के बाद में। इन्हें बार बार चार्ज किया जा सकता है। अगला जो अपना प्रभाव था वो था विद्युत चुंबकीय प्रभाव, विद्युत चुंबकीय प्रभाव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में आप देख लो मुख्य तौर से क्या क्या था, जैसे अपन ने पढ़ा था विद्युत मोटर और जनित्र। विद्युत मोटर और जनित्र में दो चीजें ध्यान रखिएगा, यदि मोटर की बात हो या जनित्र की बात हो। मोटर में क्या होता है, विद्युत मोटर में ये क्या करती है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलती है, विद्युत मोटर बदलती है। इलेक्ट्रिक करंट को मैकेनिकल एनर्जी में बदलती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को, जबकि जनित्र इसका उल्टा करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यांत्रिक ऊर्जा को किसमें बदलता है, विद्युत ऊर्जा में बदलता है। विद्युत क्रेन, क्रेन क्या करता है, जैसे लोहे की वस्तु को किसी कबाड़ में से अलग करना हो तो क्या करती है, विद्युत ऊर्जा को चुंबकीय ऊर्जा में बदलती है, चुंबकीय ऊर्जा। तो ये तीन चार चीजें ध्यान रखना। जनित्र यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। जनित्र दो प्रकार के, एक तो दिष्ट धारा उत्पन्न करने वाला, दूसरा प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न करने वाला। ठीक बात। इसमें एक चुंबक होते हैं, दो चुंबक के मध्य आर्मेचर होता है, आर्मेचर घूमता है और विद्युत धारा का उत्पादन होता है। तो ये मोटे तौर से ध्यान रखना, जनित्र, क्रेन, विद्युत मोटर, इलेक्ट्रिक बेल यानी विद्युत घंटी, तो उसका भी ध्यान रखिएगा, वो भी विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। अन्योन्य प्रेरण ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर की दो बातें ध्यान रखना सिर्फ। देखो ये केवल आपका एक फ्रेम तैयार कर रहा है, ये डिटेल अध्ययन नहीं है अपने पास और करना भी नहीं है, क्योंकि ये एनालिसिस वहां करना चाहिए ज्यादा जहां पर आपको बहुत डिटेल में करना हो, लेकिन ये तो अपने सामान्य रूप से पूछा जाता है। ट्रांसफार्मर ये वोल्टता को परिवर्तन करता है, इस बात को गांठ बांध लेना, क्योंकि आप सीधा करोगे ट्रांसफार्मर विद्युत धारा को परिवर्तित करता है, नहीं, वोल्टता को परिवर्तन करता है। तो इस बात को गांठ बांध लेना कि ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है, वोल्टता को परिवर्तन करना, एक बात ये। दूसरा, इसमें इस दो प्रकार की कुंडलियां होती, प्राथमिक और द्वितीयक, तो दो प्रकार की, ऊंचाई और अपचाई। ट्रांसफार्मर दो प्रकार के, एक तो होता ऊंचाई और दूसरा होता अपचाई।
ऊंचाई क्या करता है, वोल्टता को कम करता है, वोल्टता को, ऊंचाई है वोल्टता को बढ़ाता है, वोल्ट जैसे कम वोल्टता आ रही है तो उसको वोल्टता को बढ़ा देता है, जबकि अपचाई क्या करता है, वोल्टता को कम कर देता है। यदि वोल्टता अधिक आ रही है तो वोल्टता को कम कर देगा। जैसे अपने गांव में जो विद्युत जो लगे हुए होते हैं खंबे वगैरह, उस पर एक ढोलकी लगाते हैं, ढोलकी मतलब ट्रांसफार्मर। यदि कम विद्युत आ रही है तो अधिक उत्पादन कर देती है, इसका मतलब सीधी बात है कौन सी, ऊंचाई है, वो ऊंचाई ट्रांसफार्मर है। लेकिन टीवी वगैरह देखते हैं तो वहां पर क्या, जैसे अधिक लाइट आ रही है तो उसको कम करने के लिए क्या होते हैं, अपचाई ट्रांसफार्मर लगाते हैं। तो ये दो प्रकार के ट्रांसफार्मर, ऊंचाई और अपचाई, वोल्टता को बढ़ाता है एक और दूसरा करता है वोल्टता को कम करता है, वोल्टता को परिवर्तन करता है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो विद्युत के अन्योन्य प्रेरण पर कार्य करता है, विद्युत के अन्योन्य प्रेरण पर काम करता है। और ये कई बार एग्जाम में आ चुका है कि विद्युत के अन्योन्य प्रेरण पर कौन काम करता है, ट्रांसफार्मर काम करता है। एक विद्युत फ्रीज भी आपको रेफ्रिजरेटर के बारे में पूछ सकते हैं, रेफ्रिजरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, आप सबको पता होगा मेरे हिसाब से, तो हाँ कईयों को नहीं पता है रेफ्रिजरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो आज सुन लो। ये क्या करता है रेफ्रिजरेटर, ये क्या करता है, न्यून दाब पर द्रव का वाष्पन, न्यून दाब पर, बहुत ही कम दाब पर द्रव को वाष्पित कर देता है, उस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ध्यान रखना, विद्युत फ्रीज या रेफ्रिजरेटर न्यून यानी बहुत ही कम दाब पर द्रव के वाष्पन के माध्यम से ठंडक उत्पन्न करता है। तो कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है, न्यून दाब पर द्रव वाष्पन के सिद्धांत पर कार्य करता है कौन, रेफ्रिजरेटर। इसमें जो गैसें भरी होती है, जैसे अमोनिया हो गई, CFC हो गई, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गई, इनका उपयोग होता है ठंडक उत्पन्न करने में। तो न्यून दाब पर द्रव के वाष्पन सिद्धांत पर कार्य करता है कौन, रेफ्रिजरेटर। तो ये मुख्य तौर से विद्युत से संबंधित बातें हो गई। एक बार फिर से देख लो, प्रतिरोध की बात की। प्रतिरोध आपको पता है विद्युत धारा के जो प्रवाह होता है उसमें बाधा उत्पन्न करता है, मात्रक ओम। प्रतिरोध की निर्भरता लंबाई पर, अनुप्रस्थ काट पर, तापमान पर और पदार्थ की प्रकृति पर। फॉर्मूला निकला R समानुपाती L अपॉन A, समानुपाती निशान हटाया, रो लगा, रो मतलब विशिष्ट प्रतिरोध, इसको रो बोलते हैं भाई, है ना। ओम इसका, ओम मीटर इसका क्या हो गया, मात्रक हो गया। तापमान पर निर्भर होता है, पदार्थ की प्रकृति पर, चांदी अच्छा चालक है, चालकत्व की बात हुई अपने, उसके बाद फिर प्रतिरोधों के संयोजन की बात हुई, विद्युत शक्ति की बात हुई, रेफ्रिजरेटर इस प्रकार से अपने फ्यूज तार वगैरह की बात हुई। तो ये अपना चैप्टर था विद्युत धारा, ठीक है। इसमें से मोटे मोटे तौर से अपने सारी चीज़ें पढ़ ली है, अच्छे से इसको पढ़िएगा, एक दो बार वीडियो को वापस देखिएगा, समझ में आएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू वेरी मच। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। राजस्थान CET के चैनल पर आपको तमाम विषयों के पूरे वीडियोस उपलब्ध हैं, वहां जाके आप जरूर देखिएगा। और इसका अगला वीडियो देखना तो यहाँ पर आपको जो लिंक दे रखी वहां जरूर क्लिक करके अगला वीडियो देख सकते हैं। साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप उस वीडियो तक पहुंच सकें। साथ में यदि आप हमसे टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप वहां जाके टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको तमाम नोट्सों की PDF पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच।